कहानी दूजा प्यार बाग एक में पड़ा था। अजय को रितु वहाँ कहीं नहीं मिलती तो वो उस कागज और उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लेता। अब कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। करीब 8 बजे होंगे। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। रितु को न ठंड की फिक्र थी और न ही रात होने की चिंता। वो बस पागलों की तरह रोड पर चले जा रही थी। उसे रोड की दूसरी साइड एक मंदिर दिखाई पड़ता है। वो मंदिर की तरफ जाने के लिए एक रोड क्रॉस कर रही होती है कि अचानक सामने से आती हुई एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे वो रोड पर गिर जाती है। उसके सिर पर चोट आ जाती है। सिर पर चोट लगने के कारण रितु बेहोश हो जाती है। जब रितु की आंखें खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है और उसके सामने 40-45 साल की औरत कुर्सी पर बैठी हुई दिखती है। रितु को होश में आता देख वो औरत रितु के पास आकर कहती है, अब तुम ठीक हो? इस पर रितु उस औरत को देखते हुए कहती है, जी पर मैं यहाँ। रितु की बात को बीच में काटते हुए औरत कहती है, तुम रोड पर बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे सिर से खून भी बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले आई। उस औरत की बात सुनकर रितु उस पल को याद करती हुए कहती है, जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तभी अचानक एक गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है। रितु की बात सुनकर वो औरत गुस्से में कहती है, पता नहीं कितने घटिया लोग रहे होंगे जिन्होंने तुम्हें टक्कर मारी और रोड पर ऐसे ही छोड़कर चले गए। खैर छोड़ो, तुम अपने घर में किसी का नंबर दे सकती हो ताकि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकूं। ये सुनकर रितु की आंखें नम हो जाती है। रितु और से अपने आंसू छुपाते हुए शांत स्वभाव से कहती है, मेरा कोई नहीं है। इस पर वो औरत हैरानी से कहती है, कोई नहीं, कोई तो होगा, मम्मी पापा भाई बहन या फिर कोई दोस्त। उस औरत की बात सुनकर रितु की नम आंखों से कहती है, नहीं कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जब मैं 6 साल की थी माँ मुझे छोड़कर चली गई। 1 साल पहले पापा भी गुजर गए। उनकी सिर्फ एक निशानी थी मेरे पास, मेरा घर, वो भी किसी ने धोखे से अपने नाम करवा ली है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। रितु की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रितु की बातें सुनकर उस औरत की आंखें नम हो जाती है। कुछ देर बाद रितु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर रितु और वो औरत दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। रितु उस औरत से कहती है, हेल्प करने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर रितु वहाँ से जाने लगती है। तभी वो औरत कहती है, कहाँ जा रही हो? इस पर रितु कहती है, ये तो मुझे भी पता नहीं। रितु की बात सुनकर औरत एक मुस्कान के साथ कहती है, चलो मेरे साथ, मेरे घर, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। माफ़ कीजिएगा पर मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। रितु शांति से जवाब देती है कि औरत सख्त लहजे में रितु के पास आकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ्री में अपने घर रखने वाली नहीं हूँ। औरत की बात रितु को समझ नहीं आती, इसलिए रितु उस औरत से पूछती है, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर औरत कहती है, मतलब कि तुम्हें नौकरी करनी होगी और महीने में कुछ पैसे भी देने होंगे। अब समझ आया। उस औरत की बात सुनकर रितु कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन वो औरत रितु की बात को काटते हुए कहती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। रितु सोचते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूँगी। रितु की बात सुनकर औरत अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है, कैसी शर्त? रितु मुस्कुराती हुए कहती है, पहले आपको मुझे अपना नाम और पता बताना होगा। रितु की बात सुनकर औरत भी अपना नाम और पता बताती है। रितु भी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रितु है, औरत का नाम अंबिका है, और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अंबिका एक प्यारे से घर का दरवाज़ा खटखटाती है। एक 16 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही लड़की अंबिका से कहती है, मम्मी आप इतनी लेट क्यों हो गए? आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है। अंबिका कहती है, बेटा काम पड़ गया था। अंबिका के साथ रितु भी घर के अंदर आ जाती है। अंबिका रितु को अपना घर दिखाते हुए कहती है, रितु जी में है मेरा छोटा सा घर। रितु घर को देखकर कहती है, बहुत प्यारा है। अंबिका रितु को अपनी बेटी से मिलाती है और कहती है, रितु इसे मिलो, ये मेरी बेटी राखी है। और राखी से कहती है, ये आपकी रितु दीदी है, अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। राखी और रितु दोनों मिलते हैं। तभी अंबिका राखी से कहती है, राखी वंश हो गया? राखी कहती है, हाँ मम्मी। अंबिका रितु को सोफे पर बैठने के लिए कहती है, रितु तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंबिका किचन में चली जाती है। रितु राखी से पूछती है, वंश कौन है? राखी कहती है, मेरा छोटा भाई। अच्छा और तुम्हारे पापा? रितु से राखी कहती है, नहीं है, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर रितु चुप हो जाती है। तभी अंबिका किचन से पानी का गिलास लेकर आते हुए कहती है, प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में होती है, बस उनसे लड़ना आना चाहिए, और तुम भी सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अंबिका की बात सुनकर
रितु अंबिका के हाथ से पानी का गिलास लेकर हाँ बोलती है और फिर अंबिका रुमाल निकालते हुए कहती है, रितु ये तुम्हारा रुमाल कल जब तुम बेहोश थी तो तुम्हारे हाथ से गिर गया था। और हाँ, मैंने नाश्ता बना लिया है, तुम नाश्ता कर लेना। राकी और बंस स्कूल जब चले गए हैं, मैं भी ड्यूटी जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, जब ढूंढने आज ही मत चले जाना, आज घर पर रहकर आराम करो। रितु हाथ में रुमाल पकड़ते हुए कहती है, हाँ ठीक है। रितु घर में अकेली थी, तभी उसका ध्यान पहले बीती बार बार चला जाता है। वो रुमाल को देखकर उस पल को याद करने लगती है जब पार्क में उसे अजय ने आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया था। रितु उस रुमाल को संभाल कर रख देती है। 2 साल बाद एक बड़ा सा हॉल जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था और सामने स्टेज पर एक आदमी माइक में कुछ बोल रहा था। द बिजनेस मैन ऑफ द ईयर गोज टू डेसिंग मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर अजय कुमार यादव बी रिक्वेस्ट मिस्टर यादव प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड एक्सेप्ट द अवार्ड। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों की भीड़ से अजय खड़ा होता है, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच होती है। पूरे ठाठ बाट से अजय बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज की तरफ जाने लगता है। स्टेज पर खड़ा वो आदमी अजय को देखकर माइक पर फिर से कहता है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मिस्टर यादव ने सिर्फ 2 साल में ही अपनी कंपनी फैशन एंड लाइफ केयर को शहर की टॉप 5 कंपनियों में से एक बना दिया। तब तक अजय स्टेज पर पहुंच जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है और एक बार फिर तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज उठता है। स्टेज पर खड़ा वो आदमी, तो मिस्टर यादव आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अजय माइक पकड़ते हुए कहता है, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पूरे परिवार को देना चाहता हूँ, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर किसी के साथ उसका परिवार खड़ा रहे तो उसके हौसले भी कभी नहीं टूटते। कुछ देर बाद अजय की गाड़ी बहुत बड़े बंगले के बाहर खड़ी होती है, जिसके मेन गेट पर नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर लिखा था यादव नेशंस। चौकीदार आकर गेट खोलता है। अजय गाड़ी से उतरकर घर की डोर बेल बजाने ही वाला था कि दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सामने उसका पूरा परिवार खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। और घर के सभी लोग अजय की आरती उतारते हैं। अजय घर के बड़ों के पैर छूता है और सब उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही तरक्की मिलती रहे। माया भी बड़े प्यार से कहती है, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। और पीठ थपथपाते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो, मुझे तुम पर गर्व है। इतने में तेजिंदर अजय से कहता है, अजय बेटा, आज शाम को हमने तुम्हारी सक्सेस पार्टी रखी है। अजय कहता है, जी छोटे पापा। शाम को अजय के घर में उसकी सक्सेस पार्टी चल रही होती है और अजय छत पर पूर्णिमा के चांद को देख रहा था, जो आज अपनी पूरी चांदनी को बिखेरे हुए था। अजय अपनी जेब से रितु की दी हुई अंगूठी को निकालता है और उस अंगूठी को गौर से देखते हुए कहता है, जब से ये अंगूठी मेरी लाइफ में आई है, तब से मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। ये अंगूठी मेरे लिए बहुत लकी है। काश मैं उस लड़की से एक बार मिला होता जिसने मुझे ये अंगूठी दी थी, लेकिन अगर वो मुझे मिल गई तो मैं पहचानूंगा कैसे।
मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है। पता नहीं वो लड़की कहाँ है, पर जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। रितु अलमारी में कपड़ों को सही से रख रही थी, तभी अजय का दिया हुआ रुमाल नीचे गिर जाता है। रितु उसे उठाती है और खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ से पूर्णिमा का चांद साफ नजर आ रहा था। रुमाल की ओर देखते हुए कहती है, पता नहीं इस रुमाल को हमेशा संभाल कर रखने का मन क्यों करता है। काश मैं उसे कभी मिल पाती और उसका शुक्रिया अदा कर पाती, लेकिन अगर मैं उसे मिल भी गई तो उसको पहचानूंगी कैसे। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। बस मैं अब उसके लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि हे भगवान, उसे हमेशा खुश ही रखना। दोस्तों, ये थी कहानी दूजा प्यार भाग 2। कहानी का अगला भाग जानने के लिए कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।